प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ और चलते हैं अपने नए पाठ की ओर। चूँकि क्रिया और क्रिया के भेद हम आपको पढ़ा रहे थे, तो क्रिया के भेद के विषय में हमने आपको बताया था कि क्रिया के भेद देखा जाए तो जो है दो प्रकार के ही होते हैं और जो है उनका अगर भेद देखते हैं क्रिया के अंतर क्रिया और इन सब का, तो वो बहुत सारे भेद होते हैं। फिलहाल मैंने आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ाई थी। मुख्य क्रिया होती है, मूल क्रिया होती है। मुख्य क्रिया मतलब जो काम का करना बताती है उसको कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का एक और भाग हुआ मूल क्रिया। उसके अंदर मुख्य क्रिया में आते मूल क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया और मिश्रित क्रिया, मिली जुली। तो जैसे नाचते हुए गाता है, मिश्रित क्रिया। संयुक्त में भी नाचते हुए गाता है, इस तरीके से आ जाएगा। व्युत्पन्न मतलब वो वहाँ उत्पन्न हो रही होती है, जैसे मान लो वो शायद ऐसा करेगा, इस तरीके की। नामिक क्रिया जिसमें भी जो कि काम करने का वहाँ पता चलने वाला होता है कि वो शायद वहाँ जाएगा, इस तरीके की। तो ये मुख्य क्रिया हुए। और आती है मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया। इसके भी अभी बहुत सारे भेद आएंगे यहाँ पर, इन सब के अपने अपने भेद हैं। यहाँ पर जो मूल क्रिया थी, मूल क्रिया का मैंने आपको अकर्मक और सकर्मक ये दो भेद आपको बताए थे। तो मुख्य क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। मुख्य क्रिया क्या होती है? जो शब्द किसी के काम के करने का होना जिनसे पता चलता है वो क्रिया होते हैं, वे मुख्य क्रिया होते हैं, जिनसे कि उसी काम का होना पता लग रहा होता है। जैसे पढ़ना, तो अब पढ़ना जो है, पठ धातु, यहाँ धातु भी समझने की जरूरत है कि संस्कृत का जो धातु होता है, धातु वो जो काम को करना बता रहा होता है वो संस्कृत में धातु हो जाता है और अंग्रेजी में वर्ब हो जाता है। और उनके बिना आपका वाक्य पूरा नहीं होता, उनके बिना आपके वाक्य की संरचना पूरी नहीं होती। तो आप यहाँ पर क्रिया के महत्व को ये चीज़ समझ चुके होंगे कि क्रिया का एक वाक्य की संरचना में क्रिया के महत्व की क्या जो है यहाँ पर आवश्यकता है। तो मुख्य क्रिया समझ गए कि मुख्य क्रिया जो काम का करने जिससे काम का होना पता चल रहा हो। मुख्य की मूल क्रिया हो गई अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक जो कर्म के साथ ना हो, सकर्मक जो कर्म के साथ हो। कर्म मतलब कर्म ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो, जिसका फल कर्म पर पड़ रहा हो। और अकर्मक जिसका फल जो है क्रिया का कर्म पर फल ना पड़ रहा हो, वो अकर्मक हुआ। और जिसका कर्म पर फल पड़ रहा हो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ये मैंने आपको पिछले वाले एपिसोड में बताया था। अब आते हैं अकर्मक के भी दो भेद हैं। अकर्मक के पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक मतलब पूरी तरह जो है कि उस कर्म पर निर्भर हो। पूरी तरह जो कर्म के ऊपर निर्भर क्रिया होती है उसको पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो पूरी तरह कर्म पर निर्भर नहीं होती है उनको पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जो पूरी तरह कर्म पर निर्भर होती हैं उनको हम पूर्ण अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो पूर्ण अकर्मक क्रिया जो हो गई वो आपका कर्म के ऊपर जिसका फल पड़ रहा हो, और जो क्रिया जो भी काम कर रही है, जो भी शब्द वहां पर दिया गया है, जैसे कि राम श्याम को किताब देता है। तो अब हम यहाँ पर दो चीज और आगे बात करेंगे, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो यहाँ पर किताब देता है, राम श्याम को किताब देता है। या एक कर्म की हम किताब जो है पढ़ लेते हैं। एक कर्मक का जो वाक्य पर समझ लेते हैं पहले। एक कर्मक ये हुआ कि राम किताब देता है। तो राम देता है, राम क्या देता है? किताब देता है, तो कर्मक हो गए। तो जब हम क्या लगा देते हैं तो वहां पर हमें समझ में आ जाता है कि ये सकर्मक है, कर्म पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। राम देता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ राम दे रहा है। तो हमें ये चीज यहाँ पर समझ में आ जाती है कि ये पूर्णतः सकर्मक है, कर्म के साथ में है। और राम खाता है तो यहाँ पर कोई भी जो है कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई।
यहाँ पर कर्म नहीं है। राम खाता है, वो कुछ भी खा सकता है। यहाँ क्या खाता है? राम खाना खाता है, राम आम खाता है, राम जो है चाट खाता है, तो कुछ भी यहाँ पर आ सकता है। अब आते हैं राम पढ़ता है। राम पढ़ता है तो ये जो हुआ आपका पूर्ण अकर्मक, यहाँ पर कर्म नहीं था। राम पढ़ता है मतलब राम पढ़ रहा था, लेकिन उसका कर्म पता नहीं चल रहा था। इसका उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, यहाँ पर हम अगर क्या लगा देंगे, राम पढ़ता है क्या, तब हमें यहाँ पर कर्म मिल जाएगा, अन्यथा कर्म नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ ये बताता है कि राम पढ़ता है। तो जब राम पढ़ता है, केवल इसकी मुख्य क्रिया हुई पढ़ता है, मूल क्रिया है पढ़ता, और राम जो है करता है, काम का करने वाला है। तो जो पढ़ रहा है वो है राम, तो जो क्रिया है वो है पढ़ता। पढ़ता का कर्ता के ऊपर पढ़ जो शब्द था, पढ़ने वाले शब्द का जो राम के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ रहा है, तो वो हुआ अकर्मक, पूर्ण अकर्मक क्रिया। और यहाँ पर हम यदि लिख देते हैं कि राम किताब पढ़ता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं राम किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर किताब हो गई आपके कर्म और पढ़ता है आपका हो गया क्रिया। तो अब आ जाती है, ये कर्म हो गई, राम कोई काम कर रहा है, पढ़ रहा है, किताब को पढ़ रहा है, ये हो गई सकर्मक क्रिया। पढ़ता है, यहाँ पर मुख्य क्रिया थी पढ़ता है, मूल क्रिया है पढ़ता, और आ गई आपकी सकर्मक क्रिया। यहाँ पर हो गया ये सकर्मक, यहाँ पर कर्म भी साथ में लग गया है। राम एक कर्म कर रहा है, पढ़ने का जो वो क्रिया कर रहा था, पढ़ने की जो क्रिया कर रहा था, वो जो पढ़ने की जो क्रिया थी वो कर्म के साथ जुड़ी हुई थी। उसका कर्म था किताब, किताब को पढ़ रहा था। तो राम के ऊपर उसका प्रभाव ना पड़ करके पुस्तक पे उसका जो है प्रभाव पड़ रहा था। अतः यहाँ पर राम किताब पढ़ता है, तो ये जो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो पूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। अब हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, पूर्ण सकर्मक में क्या हुआ, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो द्विकर्म, एक कर्मक ये है किताब, राम किताब पढ़ता है, एक कर्मक है क्योंकि यहाँ पर कर्म एक है। और अगर राम किताब हिंदी की किताब पढ़ता है, यहाँ पर आ जाता है हम, राम हिंदी की किताब पढ़ता है, हिंदी की किताब पढ़ता है। तो हिंदी और किताब, ये हिंदी और किताब पढ़ता है, ये द्विकर्मक हो गए। दो कर्म हो गए, एक तो किताब कर्म है यहाँ पर, और दूसरा हिंदी की, काहे के हिंदी की, ये दूसरा कर्म। तो राम के साथ में राम अकेला करता है और क्या कर रहा है, दो कर्म है उसके साथ में, हिंदी की किताब वो पढ़ता है। तो ये द्विकर्मक क्रिया यहाँ पर लगी। तो अब ये मेरे हिसाब से अब आपको ये एकदम से स्पष्ट हो चुका होगा, अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है, और एक कर्मक, पूर्ण कर्मक, पूर्ण अकर्मक और पूर्ण सकर्मक क्या होता है, और एक कर्मक और द्विकर्मक क्या होते हैं। तो ये एक मुख्य क्रिया का एक भाग हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। तो चलिए अगले एपिसोड में हम आगे के जो ये हमारे पास मुख्य क्रिया के व्युत्पन्न मैंने आपको उदाहरण के साथ में समझा दिया था, नामिक उदाहरण के साथ समझाया कि ये बीच में समझ में आने लगे तो आप समझ लीजिए कि क्रिया के बीच में कोई भी शब्द क्रिया के साथ साथ उत्पन्न हो जाए, उत्पन्न समझ में आए तो वो व्युत्पन्न हो जाती है नामिक क्रिया की। वहाँ पर ऐसा लगता है कि वो काम करेगा तो यहाँ पर नामिक क्रिया हो जाएगी। समस्त और संयुक्त, संयुक्त मिश्र, ये दो एक से ही हैं कि ये जो नाचते हुए
गाता है या गाते हुए नाचता है या खाते हुए पीता है, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई यहाँ पर। तो ये मुख्य क्रिया के जो ये भाग थे, ये संभवतः आपको आज समझ में आ चुके होंगे। आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये समझने की बात है कि जब भी आप कोई वाक्य की संरचना करते हैं तो उस वाक्य में यहाँ सहायक क्रिया वो होती है जिससे कि वाक्य के काल का पता चलता है। वाक्य किस काल में हो रहा है उस काल का पता चलता है कि राम पढ़ता है तो वर्तमान काल है, तो यहाँ पर है, था, थी, हो, तो इस तरीके की जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब सहायक क्रिया होती हैं, जो कि क्रिया को सपोर्ट करती हैं, सहायता देती हैं। जैसे राम पढ़ता तो अधूरा शब्द रह गया, राम पढ़ता है तो ये पूर्ण हो गया, आपका वाक्य पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए आपके साथ में आपकी क्रिया हो गई तो मूल और मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया और मूल क्रिया। मूल क्रिया के आपने ये सकर्मक और अकर्मक पढ़ लिया, इतने सारे भाग पढ़ लिए। अब इसके साथ अब हम इनको अलग अलग, व्युत्पन्न क्या होता है और नामिक क्या होते हैं, इनके भी कुछ भेद हैं। अगले एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबको जय हिंद, जय हिंदी और नमस्कार, टेक केयर। और ध्यान रखिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोगों के बहुत ही कम उत्तर मिल रहे हैं, बहुत ही कम आप लोग देख रहे हैं, लेकिन जो भी देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से धन्यवाद और जय हिंद।